नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। संसद में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो विधेयक है उस पर बहस चल रही है। ऐसी एक बहस 2023 में भी हुई थी। अभी जो बहस चल रही है उसका मकसद एक ऐसे विधेयक को पारित करना है जिसमें 2029 के चुनाव से ही महिलाओं के लिए आरक्षण की पूरी सुविधा दे दी जाए। उसके लिए सीटों को 50% तक बढ़ा दिया जाए लोकसभा में और उसके बाद परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को भी कर लिया जाए और यह तय किया गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया 2011 की जनगणना के हिसाब से होगी। देखने में यह प्रक्रिया काफ़ी सीधी-सादी और सरल लगती है और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी व्याकुल हैं, काफ़ी परेशान हैं कि आखिर अभी तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू सही तरीके से क्यों नहीं कर पाएँ और उसे ही सही तरीके से लागू करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर आज आपने दिन भर संसद में हुए यानी लोकसभा में हुए बहस को सुना होगा, तो आप इस बात को महसूस कर पाए होंगे कि विपक्षी दलों के नेताओं ने काफ़ी साफ तरीके से सरकार के भीतर जो एक ऊहा-पोह की स्थिति है उसको उजागर किया। जब मैं सरकार के भीतर की पशो-पेश या ऊहा-पोह की स्थिति को बयाँ करना चाह रहा हूँ, तो उसका सीधा मतलब यह है कि सरकार एक ऐसे उतावलेपन का शिकार है, जहाँ वो यह दिखाना चाहती है कि उसके पास एक ऐसा नैरेटिव है, जिससे वो देश के तमाम तरह की समस्याओं से अलग हटकर एक नए तरह से लोगों के सामने मुद्दों को रख सकती है। आप इस बात पर गौर करें कि मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की सरकार कई तरह की मुश्किलों से घिरी हुई है। खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, उसमें भारत की स्थिति काफ़ी निष्क्रिय से दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो कूटनीतिक पूछ हुआ करती थी, अब ऐसा लगता है कि वह नहीं है और वह स्थान पाकिस्तान ने ले लिया है। इसके अलावा इस युद्ध के शुरू होने के ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने यात्रा की थी इज़राइल की। उसके कारण से भी काफ़ी हद तक उनकी छवि को और भारत की छवि को धक्का लगा है क्योंकि उसके ठीक बाद ही यह युद्ध शुरू हो गया। तो एक तरीके से जो मध्य पूर्व के मुस्लिम देश हैं, उनकी नज़र में भारत की भूमिका भी काफ़ी हद तक संदेहास्पद हो गई। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो मुश्किलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आईं और फिर घरेलू स्तर पर कई तरह की जो मुश्किलें हैं, जो बढ़ती हुई महँगाई है, लोगों के भीतर का जो असंतोष है, उसके उससे परे जाकर एक ख़ास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से किया है। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें जो नरेंद्र मोदी की सरकार अभी करना चाह रही है, उसका कोई मतलब है या नहीं है। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा। लेकिन क्या इस तर्क का कोई मतलब है? क्योंकि अभी सरकार ने यह घोषणा की है कि 2026 में जनगणना शुरू हो जाएगी और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो 2027 तक आ जानी चाहिए। तो फिर ऐसे में यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कार्यरूप देने का फैसला है, वह 1-2 साल इंतज़ार क्यों नहीं कर सकता था? आखिर सरकार को ऐसी कौन-सी हड़बड़ी थी? आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस बात पर जोर दिया कि असल में सरकार की कोशिश यह है कि परिसीमन अपनी मनमर्जी से कर लिया जाए और अपनी मनमर्जी से परिसीमन करने का अर्थ यह है कि सरकार को यह पता है कि कौन-सा समुदाय उसे वोट नहीं देता है। तो वह इन समुदायों को कुछ ऐसे सीटों तक सीमित कर देना चाहेगी, जहाँ पर उनका चुनावी प्रभाव काफ़ी कम हो जाए। यानी मौजूदा समय में उनका जो प्रभाव है, वह प्रभाव और कम हो जाए। इस तरह का प्रयोग असम में किया जा चुका है और मुस्लिम मतदाताओं के क्षेत्रों को इस तरीके से काटा गया है, जिससे उनका चुनावी प्रभाव पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। तो यह कोशिश भारत की सरकार देश भर के स्तर पर करना चाह रही है। ऐसा इशारा प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में किया और हम सब जानते हैं कि सरकार की साफ-साफ मंशा यही है। तो ऐसे में परिसीमन जैसी एक पूरी जो प्रक्रिया है, वह सवालों के घेरे में आ जाती है। प्रधानमंत्री ने हालाँकि अपने संबोधन में यह कहा कि जो अलग-अलग राज्य हैं, उन सबकी अभी जितनी सीटें हैं, उनका अनुपात आगे भी कायम रखा जाएगा। लेकिन यह बात कानून के भीतर सही तरीके से सम्मिलित करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। यानी कि सभी दलों के लोग इस बात से मुतमईन हों कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, वो सिर्फ़ एक प्रशासनिक एक्सरसाइज़ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने की कवायद। लेकिन मौजूदा समय में लगता यही है कि सरकार परिसीमन करके
इस तरह की स्थिति बनाना चाहती है जिससे भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनावों की जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ सके। दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, उनकी चिंताओं को दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि आखिर यह जो पूरा का पूरा कानून है, वह 1-2 साल इंतज़ार क्यों नहीं कर सकता था? तो अगर हम इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से परिसीमन इसका एक जवाब मिलता है। दूसरा जवाब यह मिलता है कि जो भी चुनाव अभी हो रहे हैं, खास तौर पर बंगाल का चुनाव, वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। तो वह ऐसी कोई भी कोशिश नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जिसमें ऐसा महसूस हो कि शायद वो ये करते तो वो जीत जाते। तो बंगाल में एक महिला नेत्री को हराने के लिए इस तरह की पूरी कवायद चुनाव के बीच में दिखा रहे हैं, चुनाव के बीच में कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगे कि उन्हें काफ़ी चिंता है महिलाओं की और शायद उन्हें कुछ महिलाओं के अतिरिक्त वोट मिल जाएँ, ऐसी उम्मीद नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि जो एक विशेष मुद्दा है कि ओबीसी महिलाओं के लिए भी सब कोटा होना चाहिए, आखिर उस मुद्दे को सरकार पूरी तरीके से एड्रेस क्यों नहीं कर रही है? और क्या यही कारण है कि जो 2026 की जनगणना है, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सरकार ने राहुल गांधी की यह माँग मान ली है कि इस जनगणना में जाति जनगणना भी होगी। तो अगर जातियों का आंकड़ा सामने आ जाए, तो फिर उसके आधार पर आगे के कार्यक्रम बनाए जाएँ। अगर ऐसी स्थिति आती है, तो निश्चित रूप से यह माँग और मजबूती से सामने आएगी कि ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण के भीतर एक सब कोटा मिले। और मुझे ये लगता है कि इस पर काफ़ी खुले तरीके से विचार करने की ज़रूरत है। कई लोग यह कहते हैं कि हो सकता है राजनीतिक दल अपने स्तर पर इस चीज़ को कर लें। लेकिन अगर राजनीतिक दलों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने स्तर पर इन चीज़ों को कर लेंगे, तो फिर संविधान में एक संशोधन करके ओबीसी महिलाओं के लिए और मैं यह कहूँगा कि ओबीसी महिलाओं में भी जो अगड़ी ओबीसी हैं और पिछड़ी ओबीसी हैं, उनमें भी अंतर किया जाए और ऐसा करके सभी के लिए एक समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश क्यों नहीं की जा सकती है? सरकार इसके प्रति ईमानदार नहीं दिखती है और सरकार बार-बार ये दिखाना चाह रही है कि वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति तो समर्पित है, लेकिन जो उसके अलग-अलग नुआंसेस हैं, अलग-अलग तरह के मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, उससे उसका कोई खास लेना-देना नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर विपक्ष आज के दिन में यह रणनीति अपना रहा है कि वह काफ़ी हद तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में है, उसे सही तरीके से लागू करने के पक्ष में है, तो यह एक सही रणनीति है। लेकिन विपक्ष ने इस बात को भी उठाया है कि इसमें ओबीसी सब कोटा होना चाहिए और इसके साथ ही विपक्ष ने परिसीमन को लेकर काफ़ी तरह के संदेह ज़ाहिर किए हैं। यह मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यह जो पूरा का पूरा विधेयक है, वह लोकसभा में पारित ना हो पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ पर भी परिसीमन को लेकर संदेह छाया हुआ है और अगर टीडीपी जैसे दल इसका समर्थन करते हैं, तो यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए घातक होगा। हो सकता है कि टीडीपी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका समर्थन कर भी दे, लेकिन कुल मिलाकर यह पूरा मसला ऐसा है, जिससे भारतीय संघ की प्रकृति प्रभावित होती है। तो इस लिहाज से इसमें एक कंसेंसस बने और सभी राज्यों की सहमति हो, तभी अच्छा है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। सरकार एक तरफ नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि सिर्फ वही और उसके नेता नरेंद्र मोदी ही देश के तमाम लोगों की, महिलाओं के हितों के रक्षक हैं और दूसरी तरफ इसकी आड़ में वह एक ऐसा खेल भी चलाना चाहती है, जिसमें वह खुद को वोट ना देने वाले वोटरों की पहचान करके उन्हें इस तरीके से हाशिए पर ढकेलना चाहती है, जिससे एक व्यक्ति, एक वोट का जो सिद्धांत है, वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो जाए और वो एक ऐसे अल्पसंख्यक मतों के रूप में तब्दील हो जाए, जिनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ना सुनी जाए। तो या फिर जिनका प्रभाव कम हो जाए। क्योंकि अगर ऐसे क्षेत्रों का निर्माण कर दिया जाए, जहाँ पर कुछ खास समुदायों के वोट भले ही एक दल को मिले, फिर भी वे चुनाव को जिताने में या चुनाव के परिणामों को में तब्दीली लाने में सफल ना हो, तो यह एक तरीके से उन समूहों का हाशियाकरण ही होगा। तो इस तरह के ऐसे पहलू हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह की मंशा रखकर सरकार काम कर रही है। तो ऊपरी तौर पर एक महाउद्देश्य, एक बड़ा उद्देश्य और वास्तविक अर्थों में एक एक बहुत ही हम कह सकते हैं संकुचित राजनीतिक उद्देश्य जो कि हमारे लोकतंत्र के और हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कोशिश विपक्ष की यह होनी चाहिए कि लोग भी इस तरह के षड्यंत्र को ज़्यादा समझें,
सरकार की कोशिश यह होनी चाहिए कि वह कम से कम इस तरीके के व्यवहारिक मुद्दों पर अपने षड्यंत्रकारी कुटिल राजनीति से पीछे हटे और वह यह कोशिश करे कि वास्तविक अर्थों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में और राज्य विधानमंडलों में बढ़े। आज की इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।